लीजिए, मैं एक बार फिर हाजिर हूं आपके सामने एक नई पुस्तक और पहली बार एक लेखिका की पुस्तक के साथ। यूं तो अम्बेडकर नामा के मंच से हमने पहले भी लेखिकाओं की लेखनी को पढ़ा है, मगर वे महज कुछ लेखों और पत्रों के संकलन तक ही सीमित था और पहली बार एक पुस्तक का पाठन मैं करूंगी इस मंच से। इस पुस्तक के बारे में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि इसे सुनकर भारतीय पुरुष, खास तौर से रूढ़ी हिंदूवादी पुरुष सहम जाएंगे। इस पुस्तक की महत्ता इस बात से ही पता चलती है कि पेरियार और डॉक्टर अंबेडकर दोनों ने इसकी प्रशंसा करी। डॉक्टर अंबेडकर ने तो अपनी लेखनी में कई जगह इस पुस्तक को बतौर रेफरेंस कोट भी किया है। मैं बात कर रही हूं मिस कैथरीन मेयो की बहुचर्चित कृति मदर इंडिया की। मूल रूप से ये एक अंग्रेजी पुस्तक थी जो 1927 में प्रकाशित की गई थी, लेकिन पहली बार जनवरी 2019 में इसका हिंदी संस्करण मार्केट में उतारा गया, जिसे लोगों ने हाथों हाथ लिया और महज कुछ महीनों के अंतर पर ही सितंबर 2019 में इसका दूसरा संस्करण निकालना पड़ा और 2022 में इसका तीसरा संस्करण आया और मेरे पास वही है। पुस्तक कुछ यूं दिखाई देती है और इसका बैक कवर यूं है। मैंने हमेशा की तरह इसे अमेज़न से मंगवाया है। आप दूसरी साइट्स पर भी इसको चेक कर सकते हैं और शायद इसका पीडीएफ भी अवेलेबल है। आपको उसके लिए नेट पर सर्च करनी पड़ेगी, क्योंकि ये सर्च मैंने नहीं करी। पुस्तक के अनुवादक हैं कमल भारती जी और हमेशा की तरह हम इसके पीछे के कवर से ही शुरुआत करेंगे। तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। मिस कैथरीन मेयो की बहुचर्चित कृति मदर इंडिया, अनुवाद कमल भारती। 1927 में प्रकाशित कैथरीन मेयो की किताब मदर इंडिया ने भारतीय समाज में शूद्रों और महिलाओं की क्या स्थिति है, इसको दुनिया के सामने उजागर किया। इस किताब में दिए गए तथ्य और विवरण आंखें खोल देने वाले हैं। ये कैथरीन मेयो की आंखों देखा विवरण है। यह किताब बताती है कि भारतवासी अपने ही भाई बंधुओं और महिलाओं के साथ कैसा बुरा बर्ताव करते हैं और एक आम भारतीय का जीवन कितने दुखों से भरा हुआ है। यह किताब हिंदू धर्म एवं संस्कृति पर हमला करती है, यह कहकर सवर्ण जाति के राष्ट्रवादी नेताओं ने इसकी निंदा की। निंदा करने वालों में गांधी भी शामिल थे। कमल भारती ने इसका अनुवाद करके एक महत्वपूर्ण कार्य को अंजाम दिया है, जे.वी. पवार। अगला कोट है, कमल भारती ने कैथरीन मेयो की किताब मदर इंडिया का एक सुपाठ्य और संप्रेषणीय अनुवाद करके एक ऐतिहासिक जरूरत की पूर्ति की है। यह एक चुनौती भरा काम था जिसे कमल भारती जैसा जीवट आदमी ही कर सकता था। इस किताब में भारतीय समाज की उन सच्चाइयों को दुनिया के सामने उजागर किया गया है जिन सच्चाइयों को फूले, अंबेडकर और पेरियार ने अपने तरीके से उजागर किया। पेरियार ने इसे एक जरूरी किताब के रूप में रेखांकित किया है। डॉक्टर अंबेडकर की रचनाओं में भी इसका जिक्र आया है। जो कोई भी बेहतर भारत के निर्माण का सपना देखता है उसे यह किताब जरूर पढ़नी चाहिए। मोहनदास नेमिष-राय। तो ये दो लोगों के कोट थे इस पुस्तक को लेकर और इसमें स्पष्ट तौर पर लिखा है कि पेरियार ने और डॉक्टर अंबेडकर ने दोनों ही इसकी सराहना करते थे और साथ ही कि सवर्ण हिंदू इसे अपना अपमान समझते थे, इसीलिए उन्होंने इस पुस्तक की निंदा करी। सबसे पहले ही एक पिक्चर यहां पर दी हुई है और इसके नीचे का विवरण मैं अब पढ़ देती हूं। कैथरीन मेयो की मूल अंग्रेजी किताब मदर इंडिया के आरंभिक पृष्ठों पर प्रकाशित यह तस्वीर एम मोइका नुवेल ने ली थी, जो भारत भ्रमण के दौरान उनकी सहयात्री थीं। तस्वीर उत्तर पूर्वी भारत के एक बाल कल्याण केंद्र के प्रवेश द्वार से बाहर खड़ी एक अछूत महिला की है जो अपने बच्चे का इलाज कराने के लिए आई है, लेकिन ऊंची जाति की महिलाओं की नाराजगी के डर से बाल कल्याण केंद्र में प्रवेश करने की हिम्मत नहीं कर पा रही है। प्रस्तुत हिंदी संस्करण के अध्याय 11 के पृष्ठ 144 मतलब 11th चैप्टर में पेज नंबर 144 पर इसके बारे में वर्णन किया गया है। तो उस समय भी जब इस पिक्चर का वर्णन आएगा हम जिक्र करेंगे। मिस कैथरीन की बहुचर्चित कृति मदर इंडिया, अनुवाद कमल भारती, फॉरवर्ड प्रेस।
और जैसा कि मैंने आपको बता दिया है, ये पुस्तक मूलतः अंग्रेजी में छपी थी सबसे पहले 1927 में, और कितने सालों बाद जाकर जनवरी 2019 में इसका हिंदी अनुवाद सामने आ सका। और अब तक इसके 2 संस्करण निकल चुके हैं। दूसरा जो था वो सितंबर 2019 में ही निकल गया था, और तीसरा जो है वो मई 2022 में, और संभवतः मेरे पास वही संस्करण है। तो यहाँ पर मिस कैथरीन द्वारा कहे गए कुछ शब्द हैं, इनसे मैं शुरुआत करूंगी और सिर्फ अनुवादकीय और प्रस्तावना तक ही आज का एपिसोड सीमित रखूंगी। भारत के लोगों और उन खेतीहर मजदूरों को भी जिन्होंने मनुष्यता के खातिर एक बार मेरी जान बचाई थी, कैथरीन मेयो। अगले पृष्ठ पर भी कैथरीन मेयो के कुछ विचार हैं जो मैं पढ़ रही हूँ। यह उन सामान्य आचार विचारों, रीति रिवाजों और प्रशासन का एक सामान्य खाका है जिसे अब तक मैं देख पाई। कोई वर्णन अपने आप में समग्र नहीं हो सकता है, लेकिन इसे पढ़कर कोई ये कह सकता है कि उसने एक बार ऐसा देखा है, या इसके उलट उसके पास तथ्य हैं। साथ ही साथ यदि इस संदर्भ में कुतर्क किया जाएगा तो मेरे पाठक इस बात को समझ जाएंगे कि पूरी तरह सुसंगत स्थिति असंभव है। द डिमॉन्स्ट्रेट ऑफ फ्रांसिस्को पेल्सर्ट्स सर्च ईस्ट इंडिया कंपनी के एजेंट फ्रांसिस्को पेल्सर्ट्स की गोपनीय रिपोर्ट है जो 1620 से 1627 तक आगरा में तैनात थे। हाल ही में ये अंग्रेजी में जहांगीर्स इंडिया नाम से प्रकाशित हुई है। कैथरीन मेयो। तो इन्होंने कितना पीछे से पूरे भारतीय समाज का मूल्यांकन किया है। उसके बाद इंडेक्स है, कितने चैप्टर्स हैं इसमें और उन चैप्टर्स के बीच में किन किन चीज़ों को कवर किया गया है। टोटल इसमें 5 खंड हैं और हर एक में तकरीबन 6 चैप्टर्स हैं। तो अब मैं अनुवादकीय पढ़ रही हूँ। कैथरीन मेयो की बहुचर्चित पुस्तक मदर इंडिया का अनुवाद आपके हाथों में देकर आज मैं अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव कर रहा हूँ। 1927 में प्रकाशित इस अंग्रेजी पुस्तक ने हिंदू भारत में खलबल मचा दी थी। हिंदुत्व, हिंदी धर्म और हिंदू संस्कृति पर गर्व करने वाले नेता ऐसे बिलबिलाए थे जैसे 1000 बिच्छुओं ने एक साथ डंक मार दिया हो। महात्मा गांधी सहित लगभग सभी हिंदू नेताओं ने मिस मेयो की मदर इंडिया का खंडन किया था और लाला लाजपत राय को भी उसके विरोध में किताब लिखनी पड़ी थी। तो सोचिए इसका क्या प्रभाव पड़ा होगा उस समय के समाज पर। असल में मिस मेयो की किताब मदर इंडिया सामाजिक विषमता, अंधी परंपराओं, भयानक अशिक्षा और गरीबी के जकड़े भारत की एक नंगी तस्वीर दिखाती है जिसे देखकर कोई भी संवेदनशील व्यक्ति विचलित हो सकता है। बिल्कुल, इसमें बहुत सारे ऐसे अंश हैं जो आपको विचलित कर देते हैं। स्त्रियों की हालत के साथ साथ अंधविश्वास और अशिक्षा कितनी ज्यादा है, वो सारे विवरण भी बहुत बारीकी से और बहुत संवेदनशील तरीके से किए गए हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की रचनाओं में मदर इंडिया का अनेक स्थानों पर संदर्भ आया है। तो सोचिए कितनी ऑथेंटिसिटी है इस पुस्तक की कि डॉक्टर अंबेडकर ने इसको बतौर रेफरेंस कई जगह अपने लेखन में इस्तेमाल किया है। उन रचनाओं से ही मुझे इसके बारे में पता चला। संयोग से बाबा साहब की रचनावली बीती सदी के अंतिम दशक में अंग्रेजी में आई थी। उसी दशक में दिल्ली के प्राइस लॉ पब्लिकेशंस ने मदर इंडिया का 1997 में पुनः मुद्रण किया, लेकिन मुझे इसका पता 1 साल बाद लग गया। अतः 24 नवंबर 1998 को मदर इंडिया की एक प्रति मेरे हाथ में आई। जैसे ही मैंने इसे पढ़ा और इसे हिंदी में लाने का मन बनाया तो दिक्कत यह सामने आई कि उन दिनों मुझ पर पत्रकार बनने का भूत सवार था और पत्रकारिता कुछ दूसरा काम करने के लिए दम मारने का भी समय नहीं देती। मैंने अपनी इच्छा अपने बेटों से व्यक्त की। वे भी अपनी व्यस्तताओं के कारण इसमें रुचि नहीं ले पा रहे थे, इसलिए उन्हें भी समय नहीं मिल सका। अंततः मुझे ही इसे अपनी सुविधा के अनुसार समय निकालना पड़ा, किंतु यह समय मुझे 20 साल बाद 2017 के आरंभ में मिला, जब मैंने आधी से ज्यादा किताब का अनुवाद कर दिया।
तो उस पर एक टिप्पणी मैंने अपनी फेसबुक वॉल पर लिखी, जिसे पढ़कर विद्वान साथी ओम प्रकाश कश्यप ने मुझे अवगत कराया कि हिंदी में उसका अनुवाद 1928 में ही हो गया था और उसी वर्ष हिंदी में उसका जवाब भी छप गया था। मेरे अनुरोध पर उन्होंने मुझे दोनों पुस्तकों की पीडीएफ फाइलें मेल कर दी। अनुवाद की पीडीएफ फाइल अधूरी निकली। उसमें केवल 18वें अध्याय द सेक्रेड काउ तक का ही अनुवाद मिला, जबकि उस समय मैं 22वें अध्याय रिफॉर्मर्स का अनुवाद कर रहा था। किताब में उपसंहार को मिलाकर 30 अध्याय हैं, जो 5 अलग अलग खंडों में बटे हुए हैं। पुराने हिंदी अनुवाद में उमा नेहरू की 27 पृष्ठों की लंबी प्रस्तावना है। शायद वही अनुवादक भी हैं और लगभग 150 पृष्ठों में मदर इंडिया की लेखिका मिस मेयो ने 2 बातें भी की हैं। इन 150 पृष्ठों में मिस मेयो की जितनी भी भर्त्सना की जा सकती थी वह की गई है। इसका प्रकाशन हिंदुस्तान प्रेस इलाहाबाद से हुआ था। मदर इंडिया का जवाब गुरुकुल विश्वविद्यालय कांगड़ी (= अब गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार) की श्रीमती चंद्रावली लखनपाल ने किया था, जिसका प्रकाशन संवत 1985 में गंगा पुस्तक माला लखनऊ से हुआ था। मुझे इन दोनों पुस्तकों से मदर इंडिया के प्रतिरोध को समझने में काफी मदद मिली। निसंदेह मदर इंडिया का तीखा जवाब दिया गया था, पर उस तीखे जवाब में भी मिस मेयो के दिए गए विवरण को नकारने का साहस कोई नहीं कर सका था। उमा नेहरू ने तो अपने अनुवाद की प्रस्तावना में यहां तक लिखा, इससे भी बड़ी गाली ये होगी कि हम इस पुस्तक का संपूर्ण रीति से प्रचार न करें। यदि इसमें हमारी वास्तविक दशा चित्रित है तो इसे पढ़ना और दूसरों से पढ़वाना हमारे धार्मिक कर्तव्य होना चाहिए। यदि इस पुस्तक में अत्युक्तियां और झूठ है तो उससे पश्चिम संसार धोखा भले ही खा जाए, हम स्वयं उससे धोखा नहीं खा सकते। अपने दोषों से घृणा करना इन्हें दूर करने की पहली सीढ़ी है, और जो लोग अपने दोष देखने से घबराते हैं वे दवा न खाने वाले बीमार के समान अपने रक्त से स्वयं अपने रोग का पालन करते हैं। फुटनोट 1। मिस मेयो की मदर इंडिया श्रीमती उमा नेहरू 1928 हिंदुस्तान प्रेस इलाहाबाद, पृष्ठ संख्या 13। तो यहाँ पर वे ना तो खंडन कर रही हैं और ना ही इसको पूरी तरीके से मान रही हैं, बल्कि ये मान रही हैं कि अगर इसमें कोई सच्चाई है तो इसे दूर करने की कोशिश करनी चाहिए, हमें निजात पाना चाहिए अपनी रूढ़ियों से। पूरी तरीके से वे खंडन नहीं कर रही हैं। श्रीमती चंद्रावती लखनपाल भी मदर इंडिया के जवाब में अपने 2 शब्द में कहना नहीं भूली। अब सुनिए क्या कहा उन्होंने। इसमें संदेह नहीं कि यूरोप और अमेरिका में शराब, व्यभिचार, चोरी, डाके तथा अत्याचार दिनों दिन बढ़ रहे हैं, परंतु मैं स्पष्ट शब्दों में उद्घोषित कर देना चाहती हूं कि यह सब कुछ कह देना मदर इंडिया का असली जवाब नहीं है। मिस मेयो की बहुत सी बातें झूठ हैं, झूठ ही नहीं गंदी और नीचतापूर्ण हैं, परंतु क्या इस पुस्तक के पन्नों को पलटे जाने पर कोई इस बात से इनकार कर सकता है कि उसकी कई बातें सच्ची भी हैं और ये लिखते हुए छाती फटती है कि बिल्कुल सच्ची हैं। तो सत्य घटनाओं का ये विवरण है, अपने ही भारतीय समाज का और भारतीय पुरुषों का, खास तौर से रूढ़िवादी हिंदू समाज का। मैं चाहती हूं कि भारतवर्ष में एक एक व्यक्ति के हाथ में ये पुस्तक पहुंचे और सबको मालूम हो जाए कि हमें बदनाम करने के लिए यहाँ मिस मेयो ने झूठ बोलने में भी कसर नहीं छोड़ी है, वहीं कहीं कहीं सच बोलने में भी कसर नहीं छोड़ी। पाठक वृंद, इन शब्दों की गूंज में पुस्तक के पन्ने पलटिए और अपने समाज की गंदगी को भस्म कर देने के लिए आंखों से चिंगारियां निकालते चलिए। यही मदर इंडिया का असली जवाब है। फुटनोट 2। मदर इंडिया का जवाब चंद्रावती लखनपाल, संवत 1985, गंगा पुस्तक माला लखनऊ, पृष्ठ संख्या 6 और 7। आंखों से चिंगारियां निकालते चलिए। इस वाक्य पर गौर करें। मिस मेयो ने मदर इंडिया में गरीबों, अछूतों, शूद्रों और स्त्रियों की बदहाली तथा राजाओं, सामंतों और ब्राह्मणों के शोषण तंत्र का जो वर्णन किया है, उसे पढ़कर शोषितों की आंखों से भी चिंगारियां निकलेंगी और शोषकों की आंखों से भी। पर दोनों की चिंगारियों की अंतर वस्तु में बुनियादी फर्क होगा। तो दोनों एक्सट्रैक्ट को पढ़ने के बाद बहुत अच्छे निष्कर्ष पर कमल भारती जी पहुंचे हैं और उसे हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं कि दोनों की आंख से निकलने वाली चिंगारियों में फर्क होगा। शोषक जो है वो भय के मारे उसकी आंख से चिंगारियां निकलेंगी, डराने की कोशिश करेगा, डर के मारे, और
जो शोषित हैं वे अपनी स्थिति को समझकर आगे बढ़ें। 27 जनवरी 1867 को अमेरिका के रिजवे पेंसिल्वेनिया में जन्मी मिस कैथरीन मेयो वर्ष 1924-25 में भारत आई थी। वे मूलतः इतिहासकार थीं, तभी इतना अच्छा विवरण दे सकी। एक इतिहासकार के रूप में उन्होंने पूरे भारत की यात्रा की, प्रांत प्रांत घूमकर वहां के गांवों को देखा, आम जनता के जीवन, रहन सहन, खान पान, रीति रिवाज, शिक्षा, स्कूल कॉलेजों, अस्पतालों, स्त्रियों और शूद्रों के हालात का पूरे तथ्यों के साथ अध्ययन किया। उन्हें सबसे अधिक दुख भारत की स्त्रियां और अछूत जाति की स्थिति को देखकर हुआ था। अछूत सिर्फ हिंदू धर्म की ही एक्सक्लूसिविटी है, अनटचेबल्स जो है, ये अनटचेबिलिटी, इसलिए सबसे ज्यादा वही लोग बिलबिलाए, क्योंकि सबसे बुरे हालात अस्पृश्यों के ही इस देश में रहे हैं। और मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा कोई बदलाव आया है। अंधविश्वास पहले से भी ज्यादा हो गए हैं। जो अति रूढ़िवादी हिंदू सरकार इस वक्त सत्तारूढ़ है, उनकी यदि आप पिछले तकरीबन 10 साल के शासन व्यवस्था को देखेंगे तो औरतों के खिलाफ किस तरह की कार्रवाइयां हुई हैं, चाहे शाहीन बाग हो, अब चाहे ये महिला पहलवानों का किस्सा हो, किस तरह की गंदी और गलीच सोच जो है वो सोशल मीडिया के जरिए लोगों के सामने आई है। चलिए टेक्स्ट पर लौटते हैं। अपने अध्ययन और अनुभव के आधार पर उन्होंने मदर इंडिया किताब लिखी, जो 1927 में प्रकाशित हुई। कहते हैं कि उन्होंने भारतीय महिलाओं की दुर्दशा से द्रवित होकर ही किताब का नाम मदर इंडिया रखा था। तो माँ होने का जो महिमा मंडन यहाँ पर किया जाता है ना, कि वाह माँ से ज्यादा पूजनीय कोई नहीं, माँ का स्थान तो भगवान से भी ऊपर है, लेकिन असल में माँ के साथ क्या होता है, कितनी दुर्दशा होती है उसकी, वो हमेशा अपने आप को हर जगह साबित करने के लिए ही पूरा जीवन अपना लगा देती है। उसकी अपनी कोई खुशी नहीं, उसे दूसरों को खुशी देनी है, बच्चों की सेवा करनी है, पति की तो करनी ही है। इसके प्रकाशित होते ही जहां ब्रिटिश क्षेत्रों में उसका स्वागत हुआ, वहीं भारत में इसकी घोर निंदा हुई और इसे नस्लवाद तथा इंडोफोबिया की दृष्टि से देखा गया। तो वैसे दलित फोबिया को लेकर चंद्रभान जी के साथ ईशान ने बहुत अच्छी वार्तालाप करी थी, उसे आप सुन सकते हैं अन्य चैनल पर। अंबेडकर नामा ग्लोबल चैनल का नाम है, और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं यदि आपको ये दलित फोबिया वाली वीडियो अच्छी लगे तो। मेयो ने अनेक महत्वपूर्ण किताबें लिखी थी, परंतु सर्वाधिक चर्चा में वे मदर इंडिया से ही आई थी, जिसने उन्हें भारत में कुख्यात और विदेशों में विख्यात कर दिया था। हिंदुओं द्वारा की जा रही आलोचना का सबसे बड़ा कारण यह था कि मिस मेयो ने हिंदू धर्म और संस्कृति पर हमला किया था। निस्संदेह मेयो की किताब ने भारतीय लोगों के बारे में अमेरिकी लोगों के दिमाग में नकारात्मक प्रभाव डाला था, पर दुर्भाग्य से उस कालखंड में यही भारत का सच भी था। इसका जबरदस्त प्रभाव यह हुआ कि भारत में 50 से भी अधिक आलोचनात्मक पुस्तकों और पैम्फलेटों का प्रकाशन हुआ, और उसने इसी नाम से एक फिल्म के निर्माण को भी प्रेरित किया। जबकि भारत और न्यूयॉर्क में मिस मेयो के पुतलों के साथ उनकी किताब को भी जलाया गया। महात्मा गांधी ने इसकी आलोचना करते हुए लिखा। तो यहाँ पर एक बात तो महत्वपूर्ण है कि भारत और न्यूयॉर्क में इस पुस्तक को जलाया गया, तो आखिर इसको जलाने वाले न्यूयॉर्क में थे कौन, ये एक शोध का विषय बनता है। अब महात्मा गांधी ने इसकी आलोचना करते हुए जो लिखा उसे मैं पढ़ रही हूं। मेरी नजर में ये एक नाली इंस्पेक्टर की रिपोर्ट है। इसका उद्देश्य ये दिखाना है कि भारत में कितनी नालियां हैं और उनमें कितनी गंदगी भरी हुई है। इस किताब में उस गंदगी की बू का ही ग्राफिक विवरण है। मगर मिस मेयो ये स्वीकार करती कि वे भारत में गंदगी देखने आई थी, तो हमें उनसे कोई शिकायत नहीं होती। किंतु हमें दुख है कि उन्होंने अपने गलत निष्कर्षों से हर क्षेत्र में भारत को एक गंदा देश चित्रित किया है।
मिस मेयो की मदर इंडिया के खंडन में जितनी पुस्तकें लिखी गईं, उनमें कांग्रेस के लाला लाजपत राय की अनहैप्पी इंडिया, दिलीप सिंह सौंद की माय मदर इंडिया और धान गोपाल मुखर्जी की अ सन ऑफ मदर इंडिया आंसर्स पुस्तकें मुख्य हैं। 1957 में हिंदी फिल्म मदर इंडिया भी मिस मेयो के मदर इंडिया की प्रतिक्रिया में ही बनी थी। उसमें जो माँ का महिमा मंडन किया गया है, कितना गलत तरीके से किया गया है। हमें देख के पिक्चर कितनी अच्छी लगती है, लेकिन उसके पीछे की जो वास्तविक सच्चाई है वो इस पुस्तक से पता चलती है। इससे समझा जा सकता है कि मिस मेयो की मदर इंडिया ने भारत के हिंदू जगत को किस कदर विचलित कर दिया था। आज 90 साल बाद मदर इंडिया को हिंदी में लाने का उद्देश्य कहो, गर्व से हम हिंदू हैं का नारा लगाने वाले हिंदू राष्ट्रवादियों की आंखों का जाला हटाना है। आंखों का जाला ही क्यों, दुनिया का सबसे मुश्किल काम वैसे अपने दिमाग के जाले हटाना ही है, ताकि वे देख सकें कि क्या सचमुच हिंदू संस्कृति में दलितों, स्त्रियों और आदिवासियों के लिए गर्व करने योग्य कुछ है। कहीं कहीं इतिहास को समझने के लिए मैंने अपने मित्र इतिहास के प्रोफेसर ओम प्रकाश गुप्ता (ब्रैकेट ओम राज) की सहायता ली है, जिसके लिए मैं उनका आभारी हूं। अनुवाद में अपने पुत्र मुगललाल लान भारती, असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति शास्त्र, डॉक्टर अंबेडकर विश्वविद्यालय नई दिल्ली से भी यदा कदा सहायता प्राप्त की है, जिसके लिए मैं उसे भी धन्यवाद देता हूं। इस कार्य के लिए मैं दलित लेखक और चिंतक SR दारापुरी (ब्रैकेट पूर्व IPS अधिकारी) का भी आभारी हूं, जिन्होंने मदर इंडिया का अनुवाद करने के लिए मुझे सबसे अधिक प्रोत्साहित किया था। उन्होंने मुझे अब उसके प्रकाशन की समस्या से भी निश्चिंत रहने को कहा था। उनका कहना था कि एक बार काम हो जाए तो प्रकाशक भी मिल ही जाता है। काम पूरा हो जाने के बाद इसका पुनर्निरीक्षण भी जरूरी था। मैं इसका पुनर्निरीक्षण मागल्लान से कराना चाहता था, पर वह अपनी PhD थीसिस तैयार करने में अत्यंत व्यस्त था, इस कारण यह संभव नहीं हो सका। अंततः इस कार्य को भी मुझे ही अपने हाथ में लेना पड़ा। इसमें काफी समय लगा, कारण आलोचना, पत्रकारिता और अन्य सृजन भी साथ साथ चलता रहा। इस प्रकार इसके पूर्व निष्पादन में 1 वर्ष से भी ज्यादा का समय व्यय हुआ। प्रकाशन के लिए फॉरवर्ड प्रेस के प्रबंध संपादक प्रमोद रंजन से बात हुई। उन्हें कुछ अध्याय भेजे गए, जिसका अवलोकन करने के पश्चात वे इसके प्रकाशन के लिए सहर्ष तैयार हो गए। पर फिर व्यवधान आया। मुझे इसका अनुवाद किए लिखना था। दूसरे कामों की वजह से इसका लिखना भी कई महीनों तक टलता रहा। फिर एक दृढ़ संकल्प के साथ इसे इसी वर्ष 2017 में निपटाना ही है। 21 दिसंबर को एक काम भी समाप्त किया। अब मैं प्रसन्न हूं कि यह पुस्तक आपके हाथों में है। इसके लिए मैं फॉरवर्ड प्रेस और प्रमोद रंजन का अत्यंत आभारी हूं। कमल भारती, 21 दिसंबर 2017। इसके बाद एक बहुत छोटी सी प्रस्तावना है लेखिका की, उसे मैं पढ़ूंगी। मुझे अनेक लोगों का उनके नाम से, जिनमें भारतीय और अंग्रेज दोनों शामिल हैं, आभार व्यक्त करने में अतीव प्रसन्नता होगी, जिन्होंने इतनी विनम्रता से उन सूचनाओं, दस्तावेजों तथा स्थानों और चीजों तक मेरी पहुंच को सुगम बनाया है जो मैं देखना चाहती थी। किंतु सत्य यह है कि जिन निष्कर्षों पर मैं पहुंची हूं उनका पूर्वानुमान लगाना असंभव था। उन निष्कर्षों के लिए मेरे ये साथी जरा भी जिम्मेदार नहीं हैं, अतः मेरे निष्कर्षों से उन्हें व्यक्तिगत रूप से बिना वजह परेशान न करें। इस वजह से इस किताब की पांडुलिपि ना तो भारत सरकार के किसी सदस्य को और न सरकार के किसी अंग्रेज या भारतीय अधिकारी को सौंपी गई है। सिर्फ निष्पक्ष तौर पर पुस्तक लिखना ही काफी नहीं है, उस पुस्तक की निष्पक्षता की जांच के लिए भी निष्पक्ष अधिकारी चाहिए होते हैं। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कुछ स्वास्थ्य अधिकारियों ने इस किताब की समीक्षा की है जो भारतीय क्षेत्र से परिचित थे, लेकिन मैं यहाँ भारत में अपनी 2 मित्रों मिस M मोइका नोवेल और हैरी हर्बर्ट फील्ड के प्रति उनके बहुमूल्य योगदान और महत्वपूर्ण सहायता के लिए अपनी गहरी कृतज्ञता व्यक्त कर सकती हूँ। इन दोनों के प्रति मेरी कृतज्ञता सीमा से परे है। कैथरीन मेयो, बेडफोर्ड हिल्स, न्यूयॉर्क। तो आज का ये एपिसोड हम इतना ही लेंगे।
और अगले एपिसोड में हम पुस्तक के पहले अध्याय से इसकी चर्चा को शुरू करेंगे। उम्मीद है आपको ये पुस्तक बहुत पसंद आएगी और भारतीय पुरुषों की मानसिकता भी ये सामने लेकर आती है। इसी के साथ अब मुझे इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगले एपिसोड में। यदि आपको अंबेडकर नामा की ये सारी वीडियोस पसंद आती हैं तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर भी स्प्रेड कर सकते हैं। अब मुझे आगे दीजिए, मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।